हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर करवा रहे थे उसकी ये कंटिन्यू वीडियो है। पिछली क्लास में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 24 तक करवा दिया था, ठीक है। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो है उसे देख सकते हैं। उस दो वीडियो हैं हमारी, जिसमें हमने पहली वीडियो में आपको MCQ करवाए और सेकेंड वीडियो में आपको 24 तक के क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 25 से लेकर करने वाले हैं और फिर सेक्शन सी भी स्टार्ट कर देंगे हम। और आज की क्लास में हम लगभग करेंगे सेक्शन सी के कंप्लीट क्वेश्चन कर देंगे, यानी कि 31 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 25 से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, अगर cos a प्लस बी की वैल्यू आपको 1/2 दे रखी है, तो ऐसे क्वेश्चन में ये देखना होता है कि cos की वैल्यू 1/2 कब होती है। तो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है भाई? cos की वैल्यू 1/2 होती है आपकी cos 60 पर, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो cos 60 डिग्री। अब cos से cos कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास बचता है a प्लस बी इक्वल टू में 60। तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड दे रखा है आपको tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो देखिए tan की वैल्यू 1/√3 क्या होती है? तो tan की वैल्यू 1/√3 होती है tan 30 पर। तो इसे लिख सकते हैं tan a माइनस बी, और इसे ले सकते हैं tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan से tan हट जाएगा, तो ये भी वैल्यू आ जाएगी आपके पास a माइनस बी इक्वल टू में 30 डिग्री। तो देखिए दो इक्वेशन आ गई आपके पास, फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 2a माइनस 3b। तो आपको क्या चाहिए? a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो sec की जो वैल्यू होगी वो आपको फाइंड करनी है। तो a और b की वैल्यू कैसे आएगी? a और b की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करके आएगी। तो देखते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 60, और सेकंड है a माइनस बी इक्वल टू में 30 बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, है ना। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि आपकी कोई एक वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? एलिमिनेट हो जानी चाहिए, यानी कि कट जानी चाहिए, माइनस हो जानी चाहिए। तो देखो b और b माइनस हो जाएगा। तो a और a प्लस है, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू में ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 90। देखिए कुछ बच्चे जानते हैं कि भाई एलिमिनेशन मेथड में ना साइन चेंज करना पड़ता है। तो देखिए साइन चेंज तब करना पड़ता है जब वो कुछ भी वैल्यू उसमें से एलिमिनेट ना हो रही हो, मतलब माइनस ना हो रही हो। अगर माइनस हो रही है तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर साइन चेंज करने की क्या नीड है? कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा 45। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री। अब a की वैल्यू आने के बाद आप क्या करेंगे? किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में सेकंड में a की वैल्यू को पुट कर दो। तो पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं भाई। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? a प्लस बी इक्वल टू 60। तो a की वैल्यू आ गई 45 और b की वैल्यू यहाँ पर आपकी फाइंड हो जाएगी। 45 उधर जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 डिग्री, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 15 डिग्री और a की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री। अब क्वेश्चन ही क्या कह रहा था आपसे? क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपको sec की वैल्यू निकालिए, sec 2a माइनस 3b, ठीक है। निकाल देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वैल्यू निकाली थी sec 2a माइनस 3b। तो sec 2a क्या है हमारे पास? a है 45। अब तो बस वैल्यू क्या रखनी है? पुट करनी है। अब तो ये हर कोई बच्चा कर सकता है, ठीक है। 10th के बच्चे इतने तो होशियार होते हैं कि ये कंसेप्ट आप कर सकते हैं। a की वैल्यू और b की वैल्यू आने के बाद तो ये हो गया आपका 90 माइनस ये हो गया आपका 45। तो 90 माइनस 45 क्या हो जाएगा? 90 माइनस 45 45। तो sec 45 क्या होता है? sec 45 होता है आपका √2,
ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका √2। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, आप इसे समझिए सही से। ठीक है, और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये 20 जो करवा रहे थे 25 का ही बी पार्ट है और पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालिए सच दैट दिस इक्वेशन। तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। 3 tan स्क्वायर 60 लिखा होता है, तो इसको लिख सकते हैं tan 60 का स्क्वायर। पहले नॉर्मली सॉल्व करके दिखा रहे हैं, फिर माइनस x, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं sin 45 डिग्री का स्क्वायर, प्लस फिर 3/4 sec 30 डिग्री का स्क्वायर, और इक्वल टू में है 2 ब्रैकेट cosec 30 डिग्री का स्क्वायर। मतलब जितने भी स्क्वायर वाले टर्म है उसको हमने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ लिख दिया। ठीक है ना। ऐसे ही लिखा जाता है कि tan स्क्वायर 60 है तो tan 60 का स्क्वायर है ये। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं हम। tan 60 क्या होता है आपका, tan 60 होता है आपका √3 माइनस फिर x। अब sin 45 क्या होता है, sin 45 होता है 1/√2 उसका स्क्वायर, प्लस 3/4 sec 30 क्या होगा आपका, sec 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी जो cos की वैल्यू होती है cos 30 होता है आपका √3/2, तो उसका उल्टा हो जाता है 2/√3 इक्वल टू cosec की वैल्यू साइन का उल्टा होती है, तो साइन की 30 क्या होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू होती है 2। तो इस तरीके से आप नॉर्मली इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि sec की जो वैल्यू है cos का उल्टा और cosec की जो वैल्यू है साइन का उल्टा होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर √3 का स्क्वायर करना है, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, माइनस x। अब 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 3/4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर तो 4/3 इक्वल टू में 2 इंटू 4। अब ये हो गया आपका 9 माइनस x/2 प्लस 4 से ये कैंसिल हो गया और 3 से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 1, है ना। ध्यान रखना, यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि सब कुछ कट गया तो बस वैल्यू खत्म कर देते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पर आपके पास क्या है 1 है, इक्वल टू में 8। अब क्या करना है कि सारी वैल्यू को उधर ले जाओ, x/2 को यहीं पर रहने दो, तो x/2 यहीं रहेगा, वो भी माइनस का, और ये 9 + 1 10 हो गया, 10 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 - 10। अब ये हो जाएगा आपका माइनस x/2 इक्वल टू में -2 से 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब 2 उधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू में 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। ठीक है ना। बस क्या रखना है याद आपको जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अगर वैल्यूज़ याद नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। बट देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कोई ट्रिक बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आ गया आपका स्टैटिक्स से रिलेटेड। ठीक है ना। तो क्या निकालना है इसमें, फाइंड देयर मीन निकालना है भाई। मीन निकालने का एक नॉर्मल फॉर्मूला है, जब आपके क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो 3 नंबर में आपको स्टेप डेविएशन ये सब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो स्टेप डेविएशन और एज्यूम मीन इन सब का जो मेन मोटिव होता है वो होता है जब लेंथी क्वेश्चन होते हैं, डिजिट बड़ी आ जाती हैं, या तो नॉर्मल से डिजिट हैं, इनको हम आपस नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI। इस सिग्मा FI का मतलब ही होता है हमारे पास n। तो देखिए आपको टेबल बनाना होगा पहले। ठीक है, वैसे तो इसमें टेबल बन रखा था, बट फिर भी हम एक बार बना लेते हैं टेबल को। ठीक है। तो CI आपको दे रखा है, CI दे रखा है यहाँ पर क्लास इंटरवल। ठीक है ना। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, कोई भी गैप नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। तो 10-10 का ही गैप है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ठीक है, और 70 से 80। ध्यान रखना, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। कॉन्टिन्यूस है ना, जैसे कि 20 के बाद 20 ही आ रहा है, 30 के बाद 30 ही आ रहा है, ऐसे। और ये कह रहा है कि नंबर ऑफ़ पीपल
रेस्क्यू, क्वेश्चन ये कह रहा था द गवर्नमेंट रेस्क्यू 100 पीपल आफ्टर अ ट्रेन एक्सीडेंट। एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 100 पीपल को रेस्क्यू किया गया, बचाया गया है। देयर एज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोइंग, ऐसे रिकॉर्ड किए गई है। तो इसका मतलब ये टोटल जो होंगे वो 100 ही होंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या आ गई आपके पास, फ्रीक्वेंसी ये आ गई कि 10 से 20 साल के बच्चे जो थे वो, मतलब लोग या बच्चे जो भी कहेंगे, वो है 9। फिर 20 से 30 साल के 14, फिर 30 से 40 साल के 15, और 40 से 50 साल के 21, ठीक है। फिर 50 से 60 साल के 23, और 60 से 70 12, और 70 से 80 6। इस तरीके से चला जाएगा, है ना। और इसके जो टोटल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 100, क्योंकि लोग कितने थे रेस्क्यू जिनको किया वो 100। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आपको देखो क्या करना पड़ता है, 2 काम करने पड़ते हैं। फर्स्ट काम ये FI XI, और FI तो क्वेश्चन में गिवन है ही हमारे पास। ये इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम, FI। इसको सही से लिख देते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा FI, कितना 100, ठीक है। अब क्या करना होता है, FI और XI निकालना पड़ता है, बट XI तो है नहीं हमारे पास, तो XI कैसे निकालते हैं। XI निकालने के लिए आपको इन दोनों को, यानी कि इसको कहते हैं हम L1 और इसको कहते हैं हम L2, दोनों को प्लस कर डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, XI। तो देखो इन दोनों को प्लस करो तो 10 और 20 30 हो गया, 30 का आधा 15, इस तरीके से, ठीक है। फिर 20 और 30 50, 50 का आधा 25। अब देखो आपको ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक ट्रिक है इसमें। आप ये देखो कि गैपिंग कितनी जा रही है, 10-10 की गैपिंग जा रही है सब में, तो इनके बीच में भी 10-10 की गैपिंग होगी। 15 के बाद 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65, फिर 75। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बच सकता है, ठीक है ना। अब फिर क्या करना है हमें, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग FI XI करना है। FI आ गया, XI से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो FI XI करते हैं। तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 9 135, 25 को 14 से मल्टीप्लाई करा, 25 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 350, और 35 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 35 को 15 से मल्टीप्लाई करा, ये आएगा 525, और 45 को 21 से मल्टीप्लाई करा, 45 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 945, और 55 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 23 से, यह आएगा आपका 1265। देखिए मल्टीप्लाई सबको आता ही है, ठीक है। और फिर 65 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो यह आएगा 780, और 75 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो यह आएगा 450, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम, इसका मतलब होता है सम। किसका सम, FI XI का, यानी कि इसका आपको FI XI का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालेंगे, इसे जोड़ देंगे सबको, 135 प्लस 350 प्लस 525 प्लस 945 प्लस 1265 प्लस 780 प्लस 450, तो ये आएगा 4450, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4450। अब आपको क्या निकालना था, मीन निकालना था। मीन का फॉर्मूला था हमारे पास सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। तो भाई ये था हमारा 4450 डिवाइड बाय, और ये था हमारा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये वैल्यू आ गई 44.5। तो आपका मीन आ गया आपका यहाँ पर 44.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट, ये क्वेश्चन आपका 8.1 का भी है ना। 8.1 में इसको इक्वल टू में रखा गया था tan स्क्वायर के, शायद लास्ट क्वेश्चन था ये, 10th क्वेश्चन के करीब था। तो क्या करना है इसमें, इसकी वैल्यू के बराबर करनी है। तो करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला तो ये आ गया आपका, है ना।
कि 1 + tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए को sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख दिया भाई। ऐसे ही कॉट के साथ कौन सा फॉर्मूला होता है, कॉट के साथ होता है कोसेक का, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में 1, तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो जाएगी, ये आ गया सेकंड। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आ गए आपके पास। ठीक है ना, फॉर्मूलों को हमेशा पेपर में लिखें ताकि एग्जामिनर समझ पाए कि आपको ये आते हैं। तो ये हो गया सेक स्क्वायर और ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर ए को दूसरा फॉर्मूला साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 में साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक, तो इसको लिख देंगे 1 में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 में साइन स्क्वायर ए। अब इस साइन को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। अब साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर ए। तो भाई आपका एक वैल्यू तो आ गई tan स्क्वायर ए के बराबर। अब दूसरी वैल्यू क्या थी आपकी, दूसरी वैल्यू थी 1 - tan ए अपॉन में 1 - cot ए। इसको भी करते हैं RHS को, 1 - tan ए अपॉन में 1 - cot ए, और टोटल का स्क्वायर भी था, है ना, स्क्वायर भी था, टोटल का स्क्वायर भी था। वैसे तो अलग अलग है तो टोटल का ही मानते हैं, वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या तो अलग अलग कर लो, कोई टेंशन नहीं है, अलग अलग कर देते हैं जैसी आपकी इच्छा। तो ये स्क्वायर इधर भी हो गया और ये स्क्वायर इधर भी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो जब भी कोई वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में आ रखी है तो आपको याद क्या रखना है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हर वैल्यू को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है कैसे भी करके। तो tan को आप लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है आपका, tan ए का फॉर्मूला हो गया साइन ए अपॉन में कॉस ए, अभी बताया था हमने। ठीक है, इसमें और ऐसे कॉट ए का क्या हो जाएगा, कॉट ए का इसका उल्टा हो जाएगा भाई, कॉट ए tan का उल्टा होता है, तो कॉस अपॉन में साइन, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 - साइन अपॉन कॉस, ठीक है, उसका स्क्वायर अपॉन में 1 - कॉस अपॉन में साइन और इसका स्क्वायर। ठीक, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, इसका स्क्वायर अपॉन में, ये भी एलसीएम ले लेंगे, तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में एलसीएम आ जाएगा साइन ए, इसका स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर को एक साथ ही कर देते हैं, तो स्क्वायर अगर एक साथ चला गया तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, और डिवाइड में साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, उसका होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, क्या फ़र्क है, इन दोनों में बस माइनस का फ़र्क है। अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो दोनों वैल्यू एक जैसी हो जाएंगी, तो चलो यही करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर वाले में से अगर माइनस कॉमन, होल ब्रैकेट रहेगा, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन का पॉजिटिव साइन और कॉस हो जाएगा माइनस का, डिवाइड बाय कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, और टोटल का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी आपकी, ठीक है ना, तो कट जाएगी, तो ये जो साइन है ये ऊपर चला जाएगा, फोर्थ जो डिजिट होती है वो फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन ए
अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर से नेगेटिव वाली वैल्यू तो पॉजिटिव हो ही जाएगी, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो ये हो जाएगा टेन ए का स्क्वायर। तो टेन ए का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। तो ये आ गया आपका आर एच एस। अब देखो एल एच एस क्या आया था आपका, एल एच एस भी तो यही आया था, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और आर एच एस भी क्या आ गया आपका, टेन स्क्वायर ए। तो दोनों वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा था, यही तो कह रहा था कि यही प्रूफ करना है कि एल एच एस किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर है, ठीक है ना। यही प्रूफ करना था हमें कि एल एच एस और आर एच एस की वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है। देखो तो इसकी वैल्यू को बराबर प्रूफ करना था हमें, प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले इसको सॉल्व करा और फिर इसको सॉल्व करा, दोनों की वैल्यू क्या आ गई आपकी, बराबर आ गई, ठीक है। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 करा है, इफ़ अ हेक्सागन पी क्यू आर एस टी यू, चलिए वही बना देते हैं। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, उसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। प्रूव दैट पी क्यू प्लस आर एस प्लस टी यू इक्वल टू क्यू आर प्लस एस टी प्लस यू बी। ये क्वेश्चन आपने अपनी एक्सरसाइज जो 10th एक्सरसाइज है सर्कल वाली, उसमें देखा होगा। हालांकि इसमें क्या है कि हेक्सागन दे दिया, उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम दे रखा था, है ना। याद है आपको कि एक सर्कल है, उसके चारों ओर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो आपने क्या करा था कि इस वैल्यू से इस वैल्यू तक ये दोनों वैल्यू क्या होती हैं, बराबर, क्योंकि टेंजेंट होती है ना। तो ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को भी। या तो कोई ट्रिकी थोड़ी है ये क्वेश्चन, बस क्वेश्चन की थोड़ी सी काया बदल दी इसने कि भाई थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया इसने, है ना, क्योंकि बोर्ड का पेपर है, थोड़ा तो ड्रामा दिखाएगा। तो देखिए ये हेक्सागन है आपके पास। हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड है हमारे पास। सर्कमस्क्राइब सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है भाई, सर्कल है। इनको नाम देते थे पी क्यू आर एस टी यू, ऐसे नाम दे रखा था क्वेश्चन में, तो हमने भी नाम दे दिया। अब हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये दोनों है टेंजेंट, ये हमारी टेंजेंट है ना, पी से लेकर इसको भी नाम देना पड़ेगा। ये सारे जो टचिंग पॉइंट हैं इनको नाम देना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। तो इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई और एफ। अब देखो P से लेकर A का डिस्टेंस और P से लेकर F का डिस्टेंस बराबर होगा, तो लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी एफ। क्यों होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो इसे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जो लेंथ होती है टेंजेंट की, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ले जाती है तो वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो पी ए और पी एफ बराबर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही सारे बराबर करते जाना, पी ए और पी एफ कर दिया, फिर क्यू ए और क्यू बी करना। अब ध्यान रखना, क्यू ए को उस तरफ लेना जिस तरफ आपने पी ए को लिखा है, तो पी ए इस तरफ लिखा है, तो ऐसे ही क्यू ए इक्वल टू क्यू बी, ठीक है ना, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड, फिर अगला आर बी और आर सी, तो आर बी को उस तरफ लेना, आर बी को उस तरफ लेना जिस तरफ आपने क्यू बी को लिया है, ताकि एक लाइन बन पाए। तो क्यू बी इस तरफ लिया है, तो आर बी को इस तरफ लोगे भाई, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, आर सी इस तरफ ले लिया। थर्ड, ऐसे अगला क्या है, एस सी और एस डी, तो एस सी उस तरफ जाएगा जिस तरफ आपने आर सी लिया है, ठीक है ना, इस तरफ ही आ जाएगा। तो एस सी इक्वल टू में एस डी, ये हो गया फोर्थ, ठीक। अगला टी डी और टी ई, तो टी डी डी एस की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो टी डी और टी ई, ये आ गया फिफ्थ। अगला यू ई और यू एफ, तो यू ई टी ई की तरफ जाएगा, यू ई इक्वल टू यू एफ, ये आ गया सिक्स्थ। अब कुछ नहीं करना आपको, फ्रॉम सबके, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ
5th एंड 6th, सब इक्वेशन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, आपको ऐड करते जाना है। तो ऐड कैसे करते हैं, LHS को LHS की तरफ और RHS को RHS की तरफ ही ऐड किया जाता है। तो PA को PA प्लस QA प्लस RC प्लस SC प्लस TE प्लस UE इक्वल टू, अब इस तरफ के PF प्लस QB प्लस अगला है RB प्लस फिर है SD प्लस फिर है TD प्लस फिर है UF। अब देखो कौन सी लाइन किससे बन रही है वो आपको अब देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि PA के साथ अगर QA आ जाए तो आपकी लाइन बन जाएगी, तो PA और QA को एक ब्रैकेट में रख दो, ठीक है ना। फिर अगला है RB के साथ BQ आ जाए तो लाइन बन जाएगी। तो RB तो नहीं है हमारे पास, RC और CS से बन सकती है, तो RC और CS से लाइन बन जाएगी हमारी, ठीक है। फिर TE और UG, तो TE और UE इससे क्या बन जाएगी, आपकी लाइन बन जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हो PA और QA क्या बन जाएगी, PQ, तो PQ लिख दो भाई। RC और SC से क्या बन जाएगी, RS लिख दिया। TE और UE से बन जाएगी आपकी UT इक्वल टू, अब ऐसे ही इस तरफ भी देखना पड़ेगा, PF के साथ कौन सी लाइन बनेगी, PF के साथ UF की लाइन बनेगी। तो PF और UF इन दोनों को आपको साथ में रखना है, तो PF प्लस UF को एक साथ रख दिया हमने, चलो ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हमारी आ गई। प्लस QB के साथ कौन सी लाइन रखनी है, QB के साथ आपको BR रखना है, तो QB के साथ BR है ही पहले से ही, है ना। तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, QR प्लस SD और TD, तो SD और TD इन दोनों को जो मिला के आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, TS, तो ये आ गया TS, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका PQ प्लस SR या RS प्लस UT इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू को मिलाकर क्या आ जाएगा, PU प्लस QR प्लस TS, ठीक है। तो ये देखो आ गया ना, जो आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तो प्रूफ करने के लिए क्या बोला गया था, यही तो बोला गया था। देखो PQ RS UT TU या UT एक ही बात है। फिर QR ये रहा, ST ये रहा, और UP ये रहा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं था। जैसा क्वेश्चन आपकी किताब में था वैसे ही क्वेश्चन है। बच्चे सोचते हैं कि ये थोड़ा सा अलग हो गया, तो भाई अलग किस बात का, भाई इसमें अलग क्या है, अगर देखा जाए तो इसमें अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है, बाकी ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं और पार्ट है या और पार्ट है इसका। 28 का और पार्ट है, 28 का A ये रहा और ये है 28 का B, ठीक है। तो देखिए 28 का B क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर एक हो। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिनका सेंटर एक हो, ठीक है। जिनका सेंटर एक होता है, जैसे कि ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है हमारा O, हैव रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। पहले वाले की रेडियस 3 सेंटीमीटर की है और दूसरे वाले की रेडियस 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है भाई। 2 टेंजेंट TR एंड TP, 2 टेंजेंट हैं TR और TP are drawn to the circle from an external point T such that TR touches the inner circle at R, तो R पे टच कर रहा है, और TP touches the outer circle at P पे टच कर रही है, ठीक है। इफ द TR की वैल्यू आपको 4√10 दे रखी है, तो TR की वैल्यू आपको दे रखी है 4√10, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको डिस्टेंस दे रखा है 4√10। देन फाइंड द लेंथ ऑफ TP, इसकी लेंथ बतानी भाई आपको, ठीक है, इसकी लेंथ आपको बतानी है। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या है इस क्वेश्चन में, एक डायग्राम बनाते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करना होगा इसमें, कंस्ट्रक्शन ये करना होगा आपको कि देखिए कंस्ट्रक्शन ये करना होगा कि इस लाइन को आपको ज्वाइन करना होगा, ये लाइन,
ये आपको लाइन ज्वाइन करनी होगी ताकि आपको क्या बन जाए, ताकि आपको एक मिल जाए ट्राइंगल। अब ये नीचे वाला एक ट्राइंगल हो गया और ऊपर वाला एक ट्राइंगल हो गया। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेडिया एंड टेंजेंट टचेज एट द सेम पॉइंट मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। ठीक है ना, तो 90 डिग्री का एंगल आपका वो बनाती है। तो यहाँ पर 90 डिग्री के दोनों एंगल हो गए। तो पहले इस ट्राइंगल को लेंगे हम, इन ट्राइंगल कौन सा है, TRO, TRO। इस वाले ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस का इस्तेमाल करके ये वाली वैल्यू निकालेंगे। फिर अगर ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास और ये वैल्यू है, तो फिर पाइथागोरस का फिर से इस्तेमाल करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ना। यहाँ पर ये दो वैल्यू है, पाइथागोरस का इस्तेमाल करो ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये दो वैल्यू हो जाएंगी, पाइथागोरस का इस्तेमाल करो ये आ जाएगा। इन ट्राइंगल TRO बाय यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। पाइथागोरस क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h क्या है, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग h क्या है, जो 90 डिग्री के सामने आती है, यानी कि OT, OT का स्क्वायर प्लस p क्या है, कुछ भी ले लो, p है हमारी RT, RT का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा OR, OR का स्क्वायर। तो OT हमें निकालनी है, OT का स्क्वायर। RT क्या है हमारे पास 4√10, OR क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो OT की वैल्यू हमारे आ जाएगी, अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10, रूट हट जाएगा बस, है ना, प्लस b का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, b नहीं है वो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 9। तो ये हो जाएगा OT का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 160 प्लस 9। तो भाई 160 प्लस 9, यहाँ से स्क्वायर हटेगा वहाँ रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 169। अब 169 किसका रूट होता है 13 का। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये वाली साइड जो है वो कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अगर 13 सेंटीमीटर आ गया तो अब बताओ PT निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। इन ट्राइंगल कौन सा है अब ट्राइंगल TPO, TPO एंड बाय यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे तो h क्या हो जाएगी, अब h भी 90 डिग्री सामने, यानी कि यही रहेगी OT का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h है हमारे पास OT का स्क्वायर इक्वल टू p हो जाएगा हमारे पास TP का स्क्वायर प्लस b हो जाएगा आपके पास OP का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, कितनी थी हमारे पास 13 सेंटीमीटर थी, तो ये 13 सेंटीमीटर है इक्वल टू TP की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और OP की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5, ये इसकी रेडियस OP। ठीक है, तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू में TP का स्क्वायर प्लस 25 इधर आ जाएगा, 169 माइनस 25 इक्वल टू TP का स्क्वायर। तो 169 में से 25 गए तो 144 इक्वल टू में TP का स्क्वायर इधर आएगा, तो रूट 144 इक्वल टू में TP। तो TP की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, TP की वैल्यू आ गई 12, क्योंकि 144 किसका रूट होता है 12 का। तो यहाँ पर आपके पास जो ये दूसरी टेंजेंट है इसकी वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में इतना जान नहीं थी, क्वेश्चन में बस पाइथागोरस का इस्तेमाल करना था। पाइथागोरस के अलावा हमने इसमें कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं लगाया। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, 28 का B हो चुका है। ठीक है, करते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि निकालना कैसे है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, इक्वेशन का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, और इक्वल टू में 0। तो आपको क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोस चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस तो दे रखा है 8, चलो ये तो बहुत बड़ी बात है।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है कितना, 8। सही से लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है 8। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। दूसरा दे रखा है डिफरेंस, डिफरेंस दे रखा है आपको, डिफरेंस कितना दे रखा है 2। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू दे रखा है आपको 2। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, माइनस। क्या करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इन दोनों को फिर से क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है ना, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चनों में कर रखा है। एलिमिनेट कर दो फिर से इन दोनों को। अब इसमें भी कुछ काटने की जरूरत है, प्लस माइनस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे 10, तो ये कट गया 5 बार में, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो अल्फ़ा की वैल्यू को आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में 8। तो अल्फ़ा आ गया आपके पास 5 प्लस बीटा आपको निकालना है इक्वल टू 8 है, ये उधर जाएगा तो बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है ना, 8 माइनस का 5, क्योंकि 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अल्फ़ा और बीटा तो आ गया आपके पास, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि भाई आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, तो दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले इसे लिख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना था 8 प्लस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा कितने हैं आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस अल्फ़ा है आपके पास 5, अल्फ़ा है आपके पास 5 और बीटा है आपके पास 3 इक्वल टू में 0, है ना। अल्फ़ा 5 और बीटा 3, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15 इक्वल टू में 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। क्वेश्चन में आपको सम दे रखा था और डिफरेंस दे रखा था। सम ऑफ डिफरेंस से हम अल्फा और बीटा निकालेंगे एलिमिनेशन करके, और बस इतना ध्यान रखना है कि ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है वो ये होती है, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस प्लस इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, या इसका बी पार्ट जो भी है 30 ही है, 30 क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, है ना। चैप्टर नंबर 8 का आगे, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आ गया ये। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो लिखते जाते हैं सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट बोल रहा है ना, 2 डिजिट वाला नंबर है, उसका सम दे रखा है आपको कितना, 12। तो देखो डिजिट क्या है, डिजिट जो होगी वो यूनिट प्लेस होगी और टेंस प्लेस होगी। तो लेट करते हैं, लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स और टेंस प्लेस बी वाई। तो ऑरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑरिजिनल नंबर हो जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कोई नंबर है 53 लिखा है, तो 53 को एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसको 3 इंटू 1 लिखेंगे और इसे लिखेंगे 5 इंटू 10, फिर दोनों को प्लस करके ही आएगा ये 53। यानी कि जो टेंस वाली प्लेस है उसे 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है और वंस वाली प्लेस को 1 से। तो ओरिजिनल नंबर ऐसा हो जाएगा कि टेंस वाली प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 10y प्लस का x, तो ये ओरिजिनल नंबर आ गया। आगे कह रहा है कि वैसे तो इनका जो सम है वो कितना दे रखा है, 12। तो ओरिजिनल नंबर तो अभी हमने लिख दिया 10y प्लस x, तो इसका सम दे रखा है हमें सम ऑफ 2 डिजिट इक्वल टू 12। तो सम ऑफ 2 डिजिट, डिजिट क्या है x और y, x प्लस वाई इक्वल टू 12। ये पहली इक्वेशन आपके पास यहाँ पर आएगी। देन क्या कह रहा है, 7 टाइम द नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम द नंबर, द नंबर का मतलब हो गया ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर से, ठीक है ना। 7 टाइम ओरिजिनल नंबर मतलब इस नंबर का 7 टाइम कर देंगे, इज इक्वल टू 4 टाइम द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग, रिवर्सिंग से जो नंबर मिलेगा उससे। तो रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा भाई, रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा आपका, जैसे कि ये है 10y प्लस एक्स, तो उल्टा कर दो 10x प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका रिवर्सिंग नंबर। बात समझ में आ रही है। तो क्या करना है कि
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 टाइम दिस नंबर, 7 टाइम दिस नंबर, 7 टाइम 10y प्लस एक्स इक्वल टू 4 टाइम द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग। रिवर्सिंग से क्या है 10x प्लस वाई। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, कोई वैल्यू आएगी, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास ये हो रखी है, इससे दूसरी आएगी तो ये हो जाएगा 70y प्लस का 7x इक्वल टू 40x प्लस का 4y। x वालों को एक साथ ले लो, 7x माइनस ये इधर आएगा तो 40x, 4y माइनस 70y, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 33x और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 66y माइनस का। तो माइनस 33 से माइनस का 66 कैंसिल हो गया 2 बार में, तो x इक्वल टू में 2y, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब आप इसको ना सब्सटीट्यूट कर दो, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ गई 2y और यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू है 12। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द नंबर इन x और y को फाइंड करना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, हम तो किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 है हमारे पास, तो x की वैल्यू है 2y, यहाँ पर 2y पुट कर देते हैं और ये हो जाएगा 3y इक्वल टू में 12। तो 3 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार में, 4 बार में, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो y की वैल्यू 4 आ गई आपके पास। अब इस y की वैल्यू को आप पुट कर देंगे किस में, सेकेंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है आपके पास x इक्वल टू में 2y, तो x इक्वल टू में 2 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 4, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 8, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई आपके पास 8। तो x और y की वैल्यू आ गई आपके पास 8। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर क्या था, तो भाई नंबर तो हमारा था 10, जो ओरिजिनल नंबर हमने लिया था। देखो ओरिजिनल नंबर क्या लिया था हमने, यहीं लिख देते हैं, ओरिजिनल नंबर लिया था हमने 10y प्लस एक्स, ओरिजिनल नंबर लिया था 10y प्लस एक्स। तो y की वैल्यू आई है आपके पास 4 और x की वैल्यू आई है आपके पास 8, है ना। x की वैल्यू कितनी आई थी 8, तो ये हो गया आपके पास 40 प्लस 8 यानी कि 48। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या आ गया 48। सिंपल सा कंसेप्ट था, है ना। तो देखिए फिर से देख लेते हैं एक बार क्या करा था हमने। क्वेश्चन था हमारे पास कि भाई ओरिजिनल नंबर 2 नंबर हैं, 2 नंबर उनका जो सम है वो कितना दे रखा है हमें 12, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम यूनिट प्लेस को x और जो दूसरी प्लेस होती है उसको y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो x और y मानकर ओरिजिनल नंबर हमारा क्या आ गया था 10y प्लस एक्स, फिर सम दे रखा था हमें x प्लस वाई इक्वल टू 12। फिर दूसरा कंसेप्ट कह रहा था कि रिवर्सिंग नंबर और ओरिजिनल नंबर में कुछ सिमिलरिटी दे रखी थी कि 7 टाइम द ओरिजिनल नंबर, 7 टाइम द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 4 टाइम्स द रिवर्सिंग नंबर। इसको सॉल्व करके हमने क्या निकाल दी, इसको सॉल्व करके हमने वैल्यू निकाल दी थी। फिर इसकी वैल्यू आ गई थी, x की वैल्यू आ गई थी 2y। फिर x की वैल्यू 2y को हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो उससे हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4 और फिर y की वैल्यू को हमने पुट कर दिया फर्स्ट वाली सेकंड वाली इक्वेशन में x इक्वल टू 2y में, तो x की वैल्यू आ गई 8। फिर हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था वो था 10y प्लस एक्स, तो y और x की वैल्यू इसमें पुट करके हमारे पास वैल्यू आ गई 48, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा था, ज़्यादा उसमें कोई ट्रिक नहीं थी, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट है। ये कौन सा था हमारा, ये वाला कौन सा था, 30 का बी पार्ट है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इन दोनों को क्या करना है, या तो एलिमिनेट करना है या तो सब्सटीट्यूट करना है, जो भी करना चाहो आप उस वैल्यू से कर सकते हो, ठीक है। बेटर तो यही रहेगा सब्सटीट्यूट कर दो, एलिमिनेट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड,
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन को लेंगे, किसी एक इक्वेशन को लेते हैं, उसमें से x की वैल्यू निकालते हैं या y की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें से x की वैल्यू निकालने के लिए 62x को इधर रहने देंगे और बाकी चीज़ों को उधर कर देंगे। तो 167 माइनस का 43y, 62 नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 167 माइनस का 43y अपॉन में 62। तो ये आ जाएगी आपके पास थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या है, ये x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू को पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। ध्यान रखना जिस इक्वेशन को लिया है उसमें मत पुट कर देना, अदर इक्वेशन में पुट करना। तो पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 43x प्लस 62y इक्वल टू 148, इसमें पुट कर रहे हैं हम। तो x की जगह पर ये पुट करेंगे तो 43 मल्टीप्लाई 167 माइनस 43y अपॉन में 62। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बस क्या है कि बड़ी बड़ी डिजिट दे दी इसलिए बच्चों को डरा दिया है, अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर आ जाएगा प्लस का 62y इक्वल टू 148। अभी कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, कैंसिल तो ये होगा नहीं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 43 को 167 से आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। मैं तो भाई कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आपको खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि आपके तो हैं पेपर। तो 7181 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 43 मल्टीप्लाई बाय 43 1849y अपॉन में 62 प्लस का 64 है भाई, ये 64 लिखा हुआ है, सॉरी 62 लिखा हुआ है, गलत हो रहा है ये, 62y है ना। तो 62y इक्वल टू 148। आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 62 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7181 माइनस 1849y प्लस 62 को 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3844 इक्वल टू में y भी आएगा और इक्वल टू में 148। अब 62 को 148 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 148 मल्टीप्लाई बाय 62, तो यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 9176 और ये वैल्यू सेम रहेगी 7181। अब देखो माइनस का y और प्लस का y, इन दोनों को माइनस कर देंगे, है ना। तो 3844 में से माइनस हो जाएगा आपका 1849, तो ये आएगा आपका प्लस का 1995y, ये वैल्यू उधर चली जाएगी। तो 1995y इक्वल टू 9176 और माइनस का 7181 माइनस कर देंगे। अब माइनस कर देंगे इसमें, देखो मेरे ख्याल से यही वैल्यू आ जाएगी 9176 माइनस 7181, तो ये आ गया 1995। तो ये कट जाएगा एक बार में, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। अब जो y की वैल्यू है आपने कौन सी इक्वेशन से निकाली है, देखो सेकंड इक्वेशन में पुट करने से निकाली है ना। आपने कौन सी इक्वेशन लिखी थी, फर्स्ट x की वैल्यू तो निकाली रही थी, अब इस x की वैल्यू में इस y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू में 167 माइनस 43y की जगह 1 अपॉन में 62। तो x इक्वल टू में 167 माइनस का 43 अपॉन में 62। तो 167 में से 140 ओनली 43 माइनस हुआ तो ये आपका आ गया 124 अपॉन में 62। अब ये 124 डिवाइड हो जाएगा 62 से दो बार में, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, इसमें कोई लॉजिक नहीं था, है ना। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि आपको ऐसे ऐसे करना है, इसमें तो बस सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना था और बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल था, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। 10 क्वेश्चन करवाने थे हमें और 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। सेक्शन सी जो है वो पूरा कंप्लीट इसमें हो जा रहा है अब, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है,
A school has invited 42 mathematics teacher, 56 physics teacher and 70 chemistry teacher। ठीक है, तो भाई मैथ के जो टीचर्स हैं वो इनवाइट किए गए हैं कितने, 42, और फिजिक्स के टीचर इनवाइट किए गए हैं 56, और केमिस्ट्री के टीचर इनवाइट किए गए हैं 70। ठीक है भाई। कह रहा है टू अटेंड अ साइंस वर्कशॉप। ठीक है, कोई बात नहीं। द मिनिमम नंबर, फाइंड द मिनिमम नंबर, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल। अच्छा, टेबल की वैल्यू बतानी है, मतलब टेबल की क्वांटिटी बतानी है कि कितने आपको टेबल लगाने हैं। रिक्वायर इफ द सेम नंबर ऑफ टीचर आर टू सिट एट अ टेबल एंड ईच टेबल इज ऑक्यूपाइड बाय टीचर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। क्या कह रहा है कि टीचर को इस तरीके से बैठाया गया है, जैसे कि एक टेबल है, आपने मान के चलो 4 टेबल ले लिए है ना, तो चारों टेबल पे जो टीचर्स होंगे ना वो सेम होने चाहिए। अगर इसमें भी 5 हैं तो इसमें भी कितने होने चाहिए, 5, इसमें भी कितने होने चाहिए, 5, इसमें भी कितने होने चाहिए, 5। और एक और कंडीशन है, नंबर ऑफ टीचर सेम होने चाहिए, प्लस और जो भी टेबल पे ऑक्यूपाइड टीचर्स हैं वो सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। मतलब अगर इधर मैथ के बैठे हैं तो पूरे में मैथ ही होना चाहिए, अगर इधर फिजिक्स है तो सारे फिजिक्स के होने चाहिए, अगर इधर केमिस्ट्री है तो सारे केमिस्ट्री के होने चाहिए। ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन आपका पहले वाले चैप्टर का है, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले आप इसमें ना कॉमन देखो क्या है कॉमन। तो भाई मेरे को तो कॉमन दिख रहा है इन सब में 14, है ना। 14 इंटू 3, 14 इंटू 4, 14 इंटू 5, इस तरीके से 14 तो कॉमन आ गया। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आपको HCF निकालना पड़ता है। तो HCF से क्या पता चलेगा, HCF से ये पता चलेगा कि इसमें कितने कितने लोगों को आप बैठा सकते हो। यानी कि आप 14 करके आप लोगों को बैठाओगे, जितने भी टेबल होंगे उसमें 14 इस पे बैठाओगे, 14 इधर बैठाओगे, 14 इस पे बैठाओगे, है ना। 14 करके बैठाओगे तो सारी प्लेस ऑक्यूपाई हो सकती है। जैसे कि 14 करके मैथ्स वाले टीचरों के लिए 3 टेबल लगा दो, 14 करके फिजिक्स वाले टीचरों के लिए 4 टेबल, और केमिस्ट्री वाले टीचरों के लिए 5 टेबल। ऐसे 14 करके लगाओगे तो आपका बेटर तरीके से ये हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या निकलना होता है इसमें, HCF। HCF किसका निकलना है, 42, 56 और 70 का, जो कि आ जाएगा आपके पास 14। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर आपको चाहिए नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ टेबल। तो नंबर ऑफ टेबल के लिए क्या करो, 42 को डिवाइड कर दो 14 से, प्लस 56 को डिवाइड कर दो 14 से, प्लस 70 को डिवाइड कर दो 14 से। सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने ओरली समझा दिया आपको। ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में। तो 3, 4, 5। मैथ वालों के लिए 3 टेबल चाहिए, फिजिक्स वालों के लिए 4, और केमिस्ट्री वालों के लिए 5 चाहिए। तो टोटल टेबल की संख्या कितनी होगी, 12। तो आपको टोटल टेबल कितने चाहिए, 12 टेबल चाहिए, है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में HCF देखो, फिर उसको HCF को इसमें से डिवाइड कर दो, बस हो गया कंसेप्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको। तो देखिए आज की क्लास में हमने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए, है ना, जो MCQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के थे, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम इसका सेक्शन D लेके आएंगे, जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चन है। ये सारे 3 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो सारे के सारे 3 नंबर के और वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हमने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट जरूर करें, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में सेक्शन D के साथ। तब तक के लिए आप इनको बढ़िया तरीके से समझिए।